अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये एमकेट और ई कैट की प्रिपरेशन का सबसे पहला सेशन है और इस सेशन के अंदर हम इसके कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, इसके बाद जो आइसोमरिज्म है उसको डिटेल से हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग जो है इससे फायदा उठाएंगे। और मुझे अपनी सजेशन से जो है कमेंट के अंदर जो है जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और फिर उसी के मुताबिक मैं जो है अगली वीडियो जो है वो बनाऊंगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल हम कहते हैं कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है ये कौन सी चीज है। हाइड्रोकार्बन्स टर्म दो जो है आप इसमें से निकाल सकते हैं बातें। पहली ये है कि हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, इट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, एंड सेकंड वन इज कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और दूसरी बात यह भी हो सकती है आर देयर डेरिवेटिव्स, आर देयर डेरिवेटिव्स, या इनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने रिएक्शन कराया और रिएक्शन के बाद कोई और प्रोडक्ट बन गई है, तो वो जो प्रोडक्ट आपके पास कमिंग प्रोडक्ट है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी। जैसे डेरिवेटिव में मैं लिख देता हूं CCl4, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है सबसे पहले सेंसिस किस तरह हुई। पहले एक थ्योरी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी वो क्या कहती थी हमें। इसके मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर नहीं बना सकते। सबसे पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ लिविंग्स के अंदर ही बन सकते हैं, लिविंग्स के अलावा कहीं और नहीं बन सकते। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम फ्रेडरिक वोलर था, उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना ली। और जो यूरिया उसने बनाई थी अमोनियम साइनाइड से, उसने कहा कि ये यूरिया जो है मैंने लैब के अंदर सेंसाइज की है। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सेंसाइज नहीं होते और ये यूरिया ह्यूमन हो गया या कोई और एनिमल्स है उनके फीसेस में पाई जाती है। तो इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। वोहलर ने अमोनियम साइनाइड लिया था, NH4CNO, और इसको सिंपली उसने हीट अप किया, इसको गर्म किया। हीट अप करने के बाद ये अमोनियम साइनाइड कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर, यूरिया में। और ये यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें पता है कि ये फीसिस के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह जो फ्रेडरिक वोलर था उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट किया कि ये थ्योरी गलत है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। कहा जाता है कि thousands of organic compounds were synthesized after the rejection of vital force theory। अब की बात अगर करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट हो गई है और केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी ब्रांच जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है मुकाबला नहीं कर रही। ठीक हो गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बात हम कार्बन की चेन की बेस पर क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और दो मेजर क्लासेस इसकी बनाते हैं। पहली है ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, HC स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। और सेकंड जो है हमारे पास दूसरी जो है वो है क्लोज्ड चेन, चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन जो है इसको साइक्लिक भी कह देते हैं। ओपन चेन में फिर मजीद दो इसकी कैटेगरीज हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन इज नॉट अटैच्ड विद लास्ट कार्बन। तो इस हिसाब से वो जो पेरेंट चेन होगी कार्बन की वो या सीधी चेन होगी या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई ब्रांचेस होगी, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो इसको फिर मजीद दो जो है कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक है स्ट्रेट चेन और दूसरी जो है वो हमारे पास ब्रांच चेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन जो है वो दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो पहली जो ब्यूटेन है हमारे पास वो CH3, CH2, CH2 एंड CH3, इसको नॉर्मल ब्यूटेन जो है कहते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और सेकंड जो ब्रांच है एक्चुअली वो प्रोपेन है, लेकिन अगर उसका कॉमन नेम देखें तो उस हिसाब से वो आइसोब्यूटेन बनती है, आइसोब्यूटेन। आईयूपैक इसका नेम देखें तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गई। ठीक हो गया। तो ये दो इसकी जो है मेन क्लासेस हैं ओपन चेन की, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन जो है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता और ब्रांच चेन जो है उसके पास कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक ब्रांच की तरह जो है उसका सब्स्टिट्यूएंट होना है। अच्छा, क्लोज चेन में क्या बात देखनी है हमने, इसके अंदर फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन इज अटैच्ड विद लास्ट कार्बन। तो दूसरे बात में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन एटम्स की रिंग्स होंगी। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि कार्बन एटम हो, वहां पर कोई और एटम भी हो सकता है। तो क्लोज चेन के अंदर हम कह सकते हैं कि यहां कार्बन की रिंग्स होंगी या कार्बन और इसके साथ कोई और दूसरे एटम्स की रिंग्स हो सकती हैं। तो इस बेस पर क्लोज चेन जो है इसको मजीद दो क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं क्लोज चेन को। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। ये जो ओपन चेन है इसमें पहली जो है वो हमारे पास होमोसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा जो है वो हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट आर होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें सिर्फ जो है कार्बन एटम्स जो है वो रिंग का पार्ट होंगे। तो हम लिख सकते हैं अ रिंग कंसिस्ट ऑन ओनली कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास जो है साइक्लोप्रोपेन हो गया, CH2 single bond CH2 CH2 and this bond।
एंड सेकंड साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, ये सारे होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं। और हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो है कार्बन एटम्स के साथ साथ कोई और भी एटम्स मौजूद हो सकते हैं। अ रिंग कंसिस्ट ऑन कार्बन एटम एज वेल एज अदर एटम, कार्बन प्लस अदर एटम। तो ये अदर एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये एटम यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, ये उम्मीद है विजिबल होगा, नहीं है तो मैं ब्लैक से कोशिश करता हूं कि लिख देता हूं। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वो आपके पास एटम्स हैं जो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें दो तीन एग्जांपल्स जो है वो मैं लिख देता हूं। यहां पर पहली एग्जांपल जो है वो पैरिडीन की लिख देते हैं। पैरिडीन ये ठीक हो गया। इसी तरह पाइरोल है, फ्यूरेन है, तो ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक हो गया। होमोसाइक्लिक के अंदर एक जो है एरोमेटिक और दूसरा फिर नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक है होमोसाइक्लिक की अगली क्लासिफिकेशन के अंदर, तो एरोमेटिक वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें मिनिमम एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होगी, और नॉन एरोमेटिक वो होंगे जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद नहीं होगी, ठीक हो गया। इसके बाद एक और जो है क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल डबल बॉन्ड पर है। मतलब अगर हमारे पास कोई जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसको क्या कहेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे। तो वो दो जो कैटेगरीज इसकी बन रही हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड में सिंपली हम इस तरह कहते हैं कि इसके अंदर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। पहला पॉइंट ये हो गया कि वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो सेटिस्फाइड होगी। वैलेंसी ऑफ कार्बन ये सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का क्या मतलब है? कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब इसे बनाने तो फिर भी चार बॉन्ड है, लेकिन चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल होंगे, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब चारों कार्बन भी हो सकते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन भी हो सकती है, ठीक हो गया। इस केस में कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। वैलेंसी जो है कार्बन की इज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ भाई, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? यहां पर कार्बन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक्चुअली यहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन बना रहा होता है किसी दूसरे एटम के साथ। मोस्टली वो कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है ना। और इसके अंदर पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट होता है। ये वाले हाइड्रोकार्बन जो है इनके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है दोनों मौजूद होंगे, ठीक हो गया। और सैचुरेटेड के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक एग्जांपल आती है, वो अल्केन्स हैं। अल्केन्स अल्केन्स जो है इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। और इसका पहला मेंबर जो है वो हमारे पास मीथेन है। मीथेन पहली एग्जांपल जो है CH4, वो मीथेन है इसकी। अच्छा, अनसैचुरेटेड के केस में अगर इसकी बात करें तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन इसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। एग्जांपल में
पहला जो है वो हमारे पास अल्कीन होगा, अल्कीन्स, और दूसरा जो है वो अल्काइंस होते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन की अगर बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होगा, CnH2n होगा। एक और बात जो यहां पर आ रही है, जो साइक्लो अल्केन है या साइक्लिक अल्केन्स होती हैं, उनका भी यही फार्मूला होता है। उनमें दो हाइड्रोजन जो है वो कम होती हैं। ठीक हो गया। जिस तरह यहां पर ये प्रोपेन पड़ा है, तो नॉर्मल प्रोपेन जो है वो होगा CH3 CH2 CH3। तो इसमें देखें तो 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, लेकिन साइक्लिक के अंदर देखें 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उसकी कम होगी। साइक्लिक अल्केन जो है वो भी इस फार्मूला को ओबे करता है। ठीक हो गया। इसके बाद अल्काइंस जो है, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इसकी बेटा एग्जांपल जो है वो इथाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सॉरी इथीन, और इसकी एग्जांपल जो है वो इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इथाइन और ये इथीन। क्लासिफिकेशन जो है आपके पास इतना था इसमें, और कोई खास जो है इसमें नहीं है। अब मैं मूव करता हूं आइसोमरिज्म पर, कि आइसोमरिज्म जो है वो क्या चीज होती है, और वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसका रोल क्या है। आइसोमरिज्म, इस सारे को मैं अरेंज करूंगा क्योंकि कोशिश करेंगे कि सारे पर जो है वो कंप्लीट टॉपिक जो है इस पर आ जाए। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म क्या चीज है। आइसोमरिज्म जो है ये एक फिनोमेना होता है। सिंपल हम कह देते हैं कि ये एक फिनोमेना है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर हो गई या ग्रुप्स की जो है 3 डायमेंशन के अंदर अरेंजमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना। इस बेस पर हम कहते हैं कि आइसोमर्स बन गए। अब टॉपिक की तरफ जो है मैं मूव कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या चीज होगी, डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्पेटियल अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। स्पेस के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनकी अरेंजमेंट वो डिफर करेगी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो उनका डिफर करेगा। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है आइसोमर्स, आइसोमर्स। और ये जो फिनोमेना है उसको क्या नाम दिया जाता है, आइसोमरिज्म। इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म का नाम जो है वो दिया जाता है। तो आइसोमरिज्म जो है इसकी मेन 2 टाइप से हैं। इसकी 2 टाइप जो है, कौन कौन सी 2 टाइप से हैं। पहली यहां पर मैं लिख रहा हूं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म।
और सेकंड जो है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो आइसोमेरिज्म की टाइप्स जो है वो ज्यादा हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो एफएससी लेवल पर हैं इन्हीं दो को डिस्कस किया जाता है। हाँ, फेडरल बोर्ड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ज्योमेट्रिकल के साथ ही उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेन सरगोदा बोर्ड का कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक या पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके मुताबिक ये इस तरह होगा। सिंध बोर्ड भी इसी चीज को फॉलो करता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, हमारे पास अल्कोहल और ईथर, ये दो डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप्स या डिफरेंट फैमिलीज के साथ इनका जो है ताल्लुक है। तो ये है एथेनॉल, ठीक हो गया। इसी का दूसरा आइसोमर जो है वो है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल। अब इसी चीज को समझें कि इसके अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इसको देखें तो इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, C2H6O। इसका भी और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर बात करें तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और इसमें सिर्फ 1 इथाइल ग्रुप है, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये होगा, ठीक है ना। इसकी अब मजीद आगे टाइप्स हैं और वो किस बेस पर हैं, डिफरेंट उसके अंदर बातें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ज्योमेट्रिकल पर भी बात करते हैं। इसमें पहली जो है वो मैं कहता हूं कि चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है मेटामरिज्म। चौथी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और पांचवी है टॉटोमेरिज्म। इनका मेन कंसेप्ट जो है वो आप लोगों ने समझ लेना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर चेन का फर्क होगा। फिर वही पूरी फिल्म है, जिस तरह हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इनका सेम होगा लेकिन फला चीज में फर्क होगा। तो इसके अंदर मेन फर्क चेन का आना है। चेन जो है वो डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन इसी का दूसरा आइसोमर अगर देखें तो वो है आइसोब्यूटेन, CH3 और यहां पर CH3, ये है आइसोब्यूटेन, ठीक हो गया। तो चेन जो कार्बन की चेन है उसमें अगर फर्क आ रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वो चेन आइसोमेरिज्म फिनोमेना जो है वो शो कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इसमें फंक्शनल ग्रुप
की पोजीशन डिफर करेगी, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर है CH3 CH2 CH2 और यहां पर Cl लगा देता हूं, तो इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसी का दूसरा अगर आइसोमर हम देखें तो वो होगा CH3 CH3, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। फर्क किस चीज का है? उस क्लोरीन की पोजीशन का फर्क है। एक के अंदर वो क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पर है और एक के अंदर वो कार्बन नंबर 2 पर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो कार्बन की चेन होगी उसमें फर्क होगा, मतलब कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें फर्क होगा। कैसे? ये इधर एग्जांपल में लिख रहा हूं CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 फिर CH3 लिख दें तो ये डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर। इसी का अगर दूसरा आइसोमर मैं लिखूं तो वो होगा CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3। तो ये हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। दोनों ईथर हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन की जो चेन है वो डिफर कर रही है उस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द। अच्छा, इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर पहले एक एग्जांपल मैं बता चुका हूं जिसमें आपने एक ईथर और साथ जो है फिनोल लिया, इसमें भी वही एग्जांपल लिख देते हैं CH3 CH2OH, ये है एथेनॉल या इसका दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल है। और इसी का दूसरा आइसोमर अगर देखें CH3 ऑक्सीजन CH3 डाई मिथाइल ईथर। ठीक हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप इनमें डिफर है लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। टाटोमरिज्म क्या चीज होती है? टाटोमरिज्म जो है इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। और एग्जांपल इसके लिए मैं लिख रहा हूं अमाइनो एसिड्स की, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड में एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ जो है वो R ग्रुप होते हैं, एक तरफ जो है अमाइनो ग्रुप होते हैं NH2, और एक तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH होता है। इसमें ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, ये अमाइनो टर्मिनल, ये हाइड्रोजन और ये अल्काइल ग्रुप। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला, ये बेसिक नेचर का है, मतलब ये प्रोटॉन को पिक करने की एबिलिटी रखता है। तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को उठा लेगा। जब ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी तो वहां ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल कहता हूं, ज्विटर आइन बन गया है, ठीक है ना। जो ज्विटर आइन है अब ये ड्यूल नेचर रखता है। कैसे ड्यूल नेचर है? यहां से ये प्रोटॉन दे सकता है तो मतलब एज ए एसिड बिहेव करेगा, यहां प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है तो एज ए बेस भी ये डील कर सकता है। तो इस तरह का जो आइन होगा जो एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों जो है रिएक्ट कर सकता हो, उसको कहते हैं ज्विटर आइन। टाटोमरिज्म जो है एक ही मिक्सचर के अंदर होता है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि
ये जो है आइसोमरिज्म की टाइप नहीं है। आइसोमरिज्म में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। तो उन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो है स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिकल उनकी जो अरेंजमेंट है उसका फर्क होगा। क्लास अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है ये क्या होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म असल में अल्कीन्स जो है वो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कुछ अल्केन्स जो है साइक्लिक अल्केन्स वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। होता क्या है, इसके अंदर सेम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। कोई मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो फर्क किस चीज का है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड 3 डायमेंशन या अराउंड स्पेस। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस या अराउंड स्पेस लिख दें। ठीक हो गया। स्पेस के अंदर जो उनकी अरेंजमेंट्स होगी वो डिफरेंट होंगी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दरमियान जो है या अल्कीन्स जो है उनके अंदर पाया जाता है। ठीक हो गया। टर्मिनल अल्कीन्स में नहीं होता। हाँ, जो आपके पास दूसरी अल्कीन है, चाहे सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पाया जाता है। तो इसकी दो जो है टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सिस आइसोमरिज्म, सिस आइसोमर्स या आइसोमरिज्म्स, और सेकंड जो है वो हमारे पास ट्रांस होती है, ट्रांस आइसोमर। सिस क्या है, सिस सीजर कैंची से याद रखना। इसके अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे उनके साथ सेम ग्रुप एक ही साइड पर होंगे। कैसे, अगर ये हमारे पास एक एग्जांपल इसमें मैं लिख रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर लिख देते हैं CH3, यहां पर लिख देते हैं CH3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें CH3 आप लोग देख रहे होंगे कि CH3 जो है सेम ग्रुप है और वो एक ही साइड पर है। इस तरह का आइसोमर जो है वो सिस आइसोमर है। ये 2-ब्यूटीन है, लेकिन 2-ब्यूटीन का सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर क्या होगा, ये जो सेम ग्रुप है ये अपोजिट साइड पर आपको मिलेंगे इसके अंदर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3 हो गया, यहां पर CH3 हो गया, इधर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। अब इसमें देखें कि जो सेम फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे से दूर हैं। ठीक हो गया। तो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये हमारे पास स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ये स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा बात इस तरह है कि इनका आपस में फासला बहुत ज्यादा है। ये ग्रुप और ये ग्रुप ऑपोजिट पोजीशंस पर है और इनमें रिपल्जन मिनिमम होगी। हम लिखते हैं कि मिनिमम रिपल्जन। जब रिपल्जन मिनिमम है तो सिस्टम स्टेबल है। फिर इस केस में ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं तो इनमें रिपल्जन जो है प्रोमिनेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर सेम जो है ग्रुप लगा हुआ हो तो उस केस में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन लिख दें, इधर हाइड्रोजन लिख दें, यहां पर CH3 लिख दें और यहां पर हाइड्रोजन लिख दें। अब इस केस में अगर इस हाइड्रोजन को मैं ऊपर भेज दूं और इसको इधर नीचे भेज दूं तो क्या इससे कोई और स्ट्रक्चर बनेगी? दोनों हाइड्रोजन ही रहेंगे ना।
तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पर फॉलो नहीं करता। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इस पर लागू नहीं होगा। एक और चीज, अगर आपके पास, जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो साइक्लिक अल्केन्स हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, तो साइक्लिक अल्केन मैं लिख देता हूं इधर, ये साइक्लिक अल्केन है, साइक्लोप्रोपेन है, और इसके ऊपर इधर एक जो है वो मॉलिक्यूल कहता हूं ग्रुप अटैच है यहां पर। बिलफर्ज इधर हाइड्रोजन लिख दें, यहां पर CH3 लिख दें, और इधर CH3 लिख दें, यहां पर हाइड्रोजन लिख दें। तो अब ये जो है ट्रांस आइसोमर है साइक्लोप्रोपेन का, इसका नाम क्या होगा? इसको कार्बन 1 कंसीडर करें, कार्बन 2, कार्बन 3, तो ये हो गया 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन उससे पहले ट्रांस लिखेंगे, ट्रांस 1,2 डाइमीथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर इस CH3 को मैं इधर लिख देता हूं तो फिर सिस जो है ये होगा। ठीक हो गया। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, अगर आपके पास सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर इसकी बात कर रहा हूं, इसको अगर थोड़ी सी भी आप हीट देते हैं और ये बॉन्ड जो है करीब हो जाता है, इसका पाई बॉन्ड जो है वो करीब हो जाता है, तो ये क्या होगा? 180 पर रोटेट होगा, CH3 नीचे आएगा और हाइड्रोजन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस के अंदर। स्टेबल सिस्टम क्योंकि ट्रांस है तो इसने ट्रांस के अंदर ही कन्वर्ट होना है। ठीक हो गया। आज का सेशन जो है यहां तक रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी, और फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। इवन के आप व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जितने भी मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो क्लियर करूंगा। और एक और चीज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और वीडियोस जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इससे जो है दूसरे लोगों का भी फायदा हो सकता है। जो लोग एकेडमी जो है नहीं करते, कोई जो है राइज हो गया, स्टार्स हो गया, या किप्स हो गया, या फला जो एकेडमीज हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो है MCQs का तो खैर पहले ही मैं कलेक्शंस है मेरे पास, लेकिन अभी जो है मैंने शुरू किया है कि जो पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितने भी हैं उस पर लेक्चर्स जो है वो बनाकर आप लोगों के लिए जो है वो पेश किए जाए। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।